गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने अवयव के बारे में पढ़ा था। अवयव की जानकारी बताई गई थी, कौन कौन से अवयव होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। उन अवयव के द्वारा हम कई प्रकार के जो वाक्य हैं उनको बना सकते हैं और परीक्षा के समय में जो खाली स्थान आते हैं उसमें उन अवयव के द्वारा उनको भरा जाता है, स्थान पूरे किए जाते हैं। आज का जो हमारा संस्कृत व्याकरण का नया टॉपिक जो है वह है रचनात्मक कार्य में कथाक्रम संयोजन। यानी कि एक संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य में पत्र, निबंध, पद्यांश, कथाक्रम संयोजन इत्यादि कई प्रकार के टॉपिक आते हैं। उनमें से कथाक्रम भी एक नया टॉपिक है। कथाक्रम संयोजन में क्या होता है कि एक कोई सी भी कहानी आपको दी जाती है, उसको बिना क्रम के लिखा जाता है और आप उस क्रम को सही प्रकार से लिख करके उसको पूरा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत साहित्य में कहानियों का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। उनमें भी संस्कृत नीति से संबंधित कई कथाएं आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में आती हैं। उन्हीं कथाओं में से ये कथाक्रम लिया जाता है। वैसे तो संस्कृत कथा साहित्य में अनेक प्रकार की नीति युक्त कथाएं होती हैं और उन कथाओं के द्वारा बालकों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वे उन्हीं को कहानियों के आधार पर उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कथाक्रम संयोजन, इसमें कथाओं को अलग अलग क्रम में दिखाया गया है और उसको क्रम में जमाना होता है। संस्कृत कथा साहित्य में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें पशुओं और मनुष्य से संबंधित कहानियां हैं और पशुओं की मनुष्य के बारे में भी ऐसी कहानियां हैं। उनमें से पंडित नारायण शर्मा जो कि एक कहानीकार हैं, उनका हितोपदेश भी ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। उसमें भी कई नीति युक्त कहानियां बताई गई हैं। उसी प्रकार पंचतंत्र भी एक कथा साहित्य है। उसमें भी कई पशुओं से संबंधित, मनुष्य से संबंधित, नीति से संबंधित, लालच से संबंधित कई प्रकार की ऐसी कहानियां बताई गई हैं, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम में कहानियों की रचना बताई जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है कथाक्रम संयोजन, इसमें आपके सामने 3 कथाएं लिखी हुई हैं, अर्थात 3 कहानी लिखी हुई है। इन 3 कहानियों का क्रम अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो हमें इन तीनों कहानियों को क्रम से लिखना होगा। कथाक्रम संयोजन का अर्थ ये होता है कि कहानी क्रम में नहीं होती है, उसको हम संयोजित करके सही तरीके से उसको लिखना ही कथाक्रम संयोजन कहलाता है। इस कथाक्रम संयोजन में आपको जो भी संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उन संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ अनिवार्य रूप से आना चाहिए, तभी आप उस कहानी को क्रम से आप लिख सकते हैं। इनमें वाक्य को भी क्रम से बताया गया कि इस तरह से वाक्य बताए गए हैं, उन वाक्यों को भी आपको क्रम से जमाना होता है। तो सबसे पहले हम
फर्स्ट नंबर की जो कहानी है, कथा है, उसका नाम है चतुर काकः। क्या नाम है? चतुर काकः, चतुर कौवा। वैसे तो आप सबने चतुर कौवे की कहानी सुनी होगी कि प्यासा कौवा होता है, वो उसको कहीं पानी की सुविधा नहीं मिलती है तो वो कहीं पर कोई घड़ा दिखाई देता है, वो उसमें कंकड़ डालता है और उस कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है और वह उसको पीकर उठ जाता है। इसी प्रकार ये चतुर काकः कहानी है। सबसे पहले ये जो बिना क्रम से जमे हुए हैं वाक्य, इनको हम पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद उनको क्रम से हम जमाएंगे। इसके लिए प्रत्येक शब्द का हिंदी अर्थ आना आवश्यक है। पहला जो हमारा वाक्य है, पहली कहानी है चतुर कौवे की। पहला वाक्य है घटे जलम अल्पमासीत्। अब घटे, घटे का होता है घड़े में, क्योंकि घटे जो शब्द है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो घटे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो चिन्ह क्या होगा? इसका में चिन्ह होगा। तो घटे का अर्थ क्या हुआ? घड़े में। जलम, जलम मतलब जल। अल्पम, अल्पम का होता है थोड़ा या कम। आसीत्, आसीत् मतलब था। अब आसीत् जो क्रिया है इसमें अस धातु का प्रयोग है, अस धातु है और भूतकाल के अर्थ में आती है और इसमें जो शब्द दिया गया है ये भूतकाल का है। आसीत् मतलब था। तो इस पहली लाइन का हिंदी क्या हुआ? घटे जलम अल्पम आसीत्। घड़े में जल थोड़ा था। यह हमारा पहला वाक्य हुआ। अब दूसरा जो हमारा वाक्य है, तस्य मस्तके एकः विचारः समागतः। उसके किसके? यहाँ पे कौवे की बात की जा रही है तो तस्य किसके लिए आया है? कौवे के लिए आया है। उसके मस्तिष्क में अर्थात कौवे के मस्तिष्क में एक है विचार है समागत। एक विचार आया। सम प्लस आगत समागत। एक विचार आया। अब इसमें सम क्या है? सम उपसर्ग है और आगत शब्द है तो क्या होगा? समागत। समागत क्या होता है? आया। तो तस्य मस्तके एक है विचार है समागतः। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। एकः पिपासितः काकः आसीत्। अब ये जो वाक्य दिया गया है, एक है पिपासितः काकः आसीत्। एक मतलब एक, पिपासित मतलब प्यासा, काकः मतलब कौवा, आसीत् मतलब था। एक प्यासा कौवा था। सः पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत् जलम च उपरिम आगतः। स मतलब वह या उसने। किसके लिए बताया जा रहा है? कौवे के लिए बताया जा रहा है। उसने पाषाण खंडानि अर्थात पत्थर के टुकड़ों को घटे अर्थात घड़े में अक्षिपत डाला। अक्षिपत का मतलब है डालना। जलम च ऊपरी आगतम। जल ऊपर आ गया। सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत जलम च ऊपरी आगतम। वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है और उससे जल ऊपर आ जाता है। सह वने एक है घटा पश्चात। सह मतलब वह है, वह मतलब कौन? कौवा। उसने वन में एक घड़े को देखा। यहाँ पे पश्चात मतलब दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। भूतकाल में आता है पश्चात देखा। जलम पीत्वा काकः ततः आगच्छत्। जलम पीत्वा काकः ततः आगच्छत्। जल पीकर कौवा वहां आ जाता है। पीत्वा यहाँ पे पिब अर्थात पा धातु है और गत्वा प्रत्यय है। पा धातु गत्वा प्रत्यय से क्या बना? पीत्वा। तो सबसे पहले हमने पहला जो पढ़ा गड़े में जल थोड़ा था, अर्थात ये तो फर्स्ट नंबर पे नहीं आना चाहिए, क्रम से नहीं आएगा। तस्य मस्तके एक विचार समागत। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। यह भी
हमें क्रम से नहीं लग रहा है तो ये भी क्रम में नहीं आएगा। एक है पिपासित काव्यासी, एक प्यासा कौवा था। कोई भी कहानी या कथा शुरू होती है तो वह एकदा, एकः, पुरा, प्राचीन इत्यादि जो अव्यय शब्द है उनसे शुरू होती है। तो यहाँ पे आएगा एक है पिपासित काव्यासी। तो पहला नंबर का जो हमारा क्रम आएगा वो आएगा एक है पिपासित काव्यासी, अर्थात एक प्यासा कौवा था। तो फर्स्ट नंबर पे हम कौन से नंबर को लेंगे? 3 नंबर को। फर्स्ट नंबर पे हम कौन से नंबर को लेंगे? 3 नंबर को। क्या आएगा? एक है पिपासित कौवा, एक है पिपासित काव्यासी। एक प्यासा कौवा था, एक पिपासित काव्यासी। ये हमारे फर्स्ट नंबर का वाक्य हो गया। ठीक है। इसके बाद से पाषाण खंडानी घटे किसी पर पत्ते के टुकड़ों गड़े में डालता है और जल ऊपर आता है, ये भी नहीं आने वाला है। सेकंड नंबर पे सह वने एक घटा में क्वेश्चन, वह वन में एक घड़े को देखता है, यानी कि कौवा कैसा था? प्यासा था। तो प्यासा होने के कारण वह इधर-उधर घूमा, घूमने के बाद में उसको एक वन में एक घड़ा दिखाई देता है। तो ये जो वाक्य है 5वें नंबर का, सह वने एकम घटम पश्यत्, वह वन में एक घड़े को देखता है, तो ये हमारे दूसरे नंबर का होगा। तो ये हमारे दूसरे नंबर का होगा। स वने एकः घटम पश्यत्, वह घड़े वन में एक घड़े को देखता है। पहला हमारा वाक्य था एक प्यासा कौवा था। दूसरा हमारा जो वाक्य बना सह वने एक घटे पश्यत्, वह वन में एक घड़े को देखता है। जब वह घड़े को देख लेता है तो उसके पास जाता है, तो वहां देखता है कि घड़े में क्या था? जलम अल्पमस्ति। घड़े में जल कैसा था? थोड़ा था, तो वह उसको पी नहीं सकता था। तो ये हमारा तीसरे नंबर का वाक्य आ गया। तीसरे नंबर का हम किसको लेंगे? 1 नंबर को लेंगे। घड़े में जल थोड़ा था, घटे जलम अल्पम आसीत्, घड़े में जल कैसा था? थोड़ा था। ठीक है। अब जब घड़े में थोड़ा जल था तो कौवे से पिया नहीं गया। तो जब मनुष्य को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह कुछ सोच विचार करता है, उसी प्रकार कौवे ने भी सोचा। तो सोचने के लिए हम यहाँ पे कौन सा वाक्य है? तस्य मस्तके एकः विचारः समागतः, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। तो ये हमारा चौथे नंबर का वाक्य हो जाएगा। चौथे नंबर के हम किस कौन से नंबर को काम में लेने? 2 नंबर वाले को। तो क्या हो जाएगा? तस्य मस्तके एकः विचारः समागतः, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। जब उसके मस्तिष्क में एक विचार आया तो क्या विचार आया? सह पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत् जलम च ऊपरी आगतः, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और जल क्या हो गया? ऊपर आ गया। यानी कि उसके घड़े के पास में कोई कुछ कंकर आसपास बिखरे हुए थे, तो कौवे ने उन कंकरों को उस घड़े में डाला। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 5वें नंबर पे जो क्रम है वो 4 नंबर। 4 नंबर क्रम आएगा किस क्वेश्चन पे? 5 नंबर पे। सह पाषाण खंडानी घटे क्षिपत्। तो ये हमारे 5वें नंबर पे आ गया। और अंतिम कौन सी लाइन बचा? अब हमारे पास में 6 नंबर का जो बचा है वो लास्ट में आ जाएगा। तो छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? जलम पीवा काव्य तत्र गच्छत्, जल पीकर कौवा वहां से चला गया।
जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत्, वहां से चला गया। तो इस प्रकार से ये कथा क्रम से जो होता है कि पहले हम जो भी वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों का पहले हम हिंदी अर्थ करें। हिंदी अर्थ करने के बाद में उस हिंदी अर्थ को हम क्रम से एक बार जमा लें और क्रम से जमाने के बाद में फिर उसको हम संस्कृत भाषा में उसको ऐसे कैसे उसको उतार लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पहली जो कहानी है चतुर काकरा पूरी होती है। एक है पिपासा काकरासी, एक प्यासा कौवा था, उसने वन में एक घड़े को देखा, घड़े में जल थोड़ा था, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और जल ऊपर आ गया। जल ऊपर आने के बाद कौवे ने इस जल को पिया और चला गया। इस प्रकार से ये हमारी पहली जो कथा है चतुर काकरा पूरी होती है। नेक्स्ट हमारी जो अगली कहानी है लोभ न करणीय, अर्थात लोभ नहीं करना चाहिए। देखते हैं चलो। तदा तस्य मुखस्य रोटिका अपि जले पतति। तदा का मतलब होता है तब, तस्य मतलब उसके, मुखस्य मुख की, रोटिका अपि जले पतित, रोटी भी जल में गिर जाती है। एकदा कश्चित् कुक्कुर एकां रोटिकां प्राप्नोत्। एक बार, एकदा मतलब एक बार, कश्चित् कोई, कुक्कुर कुत्ता, एकां एक रोटी को प्राप्त कर लेता है। तदा स नदी जले स्वयं प्रतिबिंबम अपश्यत्। तब वह नदी के जल में अपनी परछाई को देखा। सह कुक्कुर रोटिकां प्राप्तुं तेन सह युद्धार्थं मुखम् उद्घाटयति। वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुख को खोलता है, उद्घाटन को खोलता है। सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छनासि। वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। स्वयं प्रतिगम अन्यम कुक्कुरम अथवा स तस्य रोटिका प्राप्तुम् अचिन्त्य। अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता मान करके वह उसकी रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचता है। अतएव कथ्यते लोभ न करणीयम्। तो ये जो कहानी है एक कुत्ते की कहानी है जो कि क्या करता है कि उसको कहीं से एक रोटी प्राप्त हो जाती है। वह रोटी लेकर के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसको एक नदी दिखाई देती है। वह उस नदी में अपनी परछाई को देखता है। वह उस नदी में अपनी परछाई को देखता है। अपनी परछाई को देखने पर उसको सामने से एक और कुत्ता रोटी लेते हुए दिखाई देता है। तो वह कुत्ता सोचता है कि यह इस कुत्ते की रोटी भी मैं प्राप्त कर लेता हूँ। तो वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए उस कुत्ते की ओर भौंकता है, यानी कि उसकी युद्ध करने के लिए भौंकता है। जैसे ही वह उस रोटी को, जैसे ही वह युद्ध करने के लिए अपना मुंह खोलता है, वैसे ही वह रोटी नदी में गिर जाती है और कुत्ता घर चला जाता है। उसको बहुत दुख होता है और वह अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से ये जो एक कहानी है, एक कुत्ते की कहानी है। तो प्रश्न नंबर पे हम लेते हैं, पहले एक बार इसे वापस देख लें। तब उसके मुख की रोटी भी जल में गिर जाती है। एकदा कश्चित् कुक्कुर एकां रोटिकां प्राप्नोत्। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यह हमारा पहला वाक्य हुआ। एकदा पहले नंबर पे वाक्य के लिए हम क्रम कौन से लिखेंगे? दूसरा क्रम, यानी दूसरे नंबर का जो क्रम है उसको हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे।
एकदा कश्चित् कुक्कुर एकां रोटिकां प्राप्नोत। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आता है तदा स नदी पश्चात, वह नदी के दिशा में पीछे देखता है। ये भी इसके साथ में नहीं क्रम से लग रहा है। अगला देखते हैं स कुक्कुर रोटिकां प्राप्तुं तेन स युद्धार्थं उद्घाटयति, ये भी क्रम में नहीं आ रहा है। फिर आगे चलते हैं 5वें नंबर पे सह रोटिकां मुखे कृत्वा गच्छन् आसीत्, वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त कर लेता है, वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। ये हमारे दूसरे नंबर पे आएगा। और दूसरे नंबर के क्रम के लिए हम कौन से क्रम को काम में लेंगे? 5वें नंबर पे। 5वें नंबर है हमारे पास में सह रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त कर लेता है, वह रोटी को मुख में लेकर के घर जाता है। इसके बाद वह आगे चलते हैं स प्रतिमम अन्य कुक्कुरम अथवा स तस्य रोटिकां प्राप्तुं सिद्धं, ये भी क्रम में नहीं आ रहा है। इसलिए हम वापस ऊपर से देखते हैं तो हमारा जो क्रम दिखाई देता है तदा स नदी जले स प्रतिमम अपश्यत्। तीसरे नंबर का क्रम आएगा तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर का जो क्रम है वही तीसरे नंबर पे आएगा। तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत्, स्व प्रतिबिंबम अपश्यत्, वह नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखता है। इसके बाद हमारे पास में जो शेष वाक्य बचे हैं उनमें है स्व प्रतिबिंबम अन्यं कुक्कुरम अथवा स तस्य रोटिकां प्राप्तुं अचिन्त्यत्, अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता मानकर वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचता है। तो चौथे नंबर पे जो हमारा क्रम आएगा वो 6 नंबर वाला आएगा कि वह अपने प्रतिबिंब को अन्ना दूसरा कुत्ता मानता हुआ उसकी रोटी को प्राप्त करने की सोचता है। ये हमारे चौथे क्रम का था। 5वें नंबर पे जो क्रम आएगा वह है स कुक्कुर रोटिकां प्राप्तुं तेन स युद्धार्थं मुखम् उद्घाटयति, वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ में युद्ध करने के लिए अपना मुख खोलता है। ये हमारे 5वें नंबर पे आएगा और क्रम संख्या है इसका 4। जब वह अपनी मुख को खोलता है तो क्या होता है? तदा तस्य मुखस्य रोटिका अपि जले पतति, तब उसके मुख की रोटी भी जल में गिर जाती है। 6ठे नंबर पे जो क्रम आएगा वो हमारे है फर्स्ट नंबर, यानी कि 6ठे नंबर पे हम कौन से क्रम को लिखेंगे? फर्स्ट नंबर को। इसके बाद में अंतिम जो 7वें नंबर का क्रम है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये 7वें नंबर पे कौन सा क्रम आएगा? 7वें नंबर पे 7वां। अतएव कथ्यते लोभ न करणीय। इस प्रकार से ये हमारी लोभ न करनी, लोभ नहीं करना चाहिए, वो कहानी की समाप्त होती है। एक बार हम इसको देख लेते हैं वापिस। एकदा कश्चित् कुक्कुर एकां रोटिकां प्राप्नोति, एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त कर लेता है। स रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत्, तब वह नदी के जल में अपनी परछाई को देखता है।
और अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता मानकर वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचने लगा। जब वह सोचने लगा तो उसके बाद वह क्या करता है, रोटिका प्राप्त वह कुत्ता उस दूसरे कुत्ते की रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मुख को खोलता है। मुख खोलने पर क्या होता है, तब उसके मुख की रोटी भी जल में गिर जाती है। तो उसकी जो रोटी थी मुख में जो लेकर आया था वह भी नीचे गिर जाती है। इस प्रकार से कहा गया है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी दूसरी कहानी कंप्लीट होती है। अगली जो हमारी कहानी है सिंह है उसके कथा, शेर और चूहे की कहानी है। वैसे तो सभी जानते हैं कि शेर और चूहे की एक प्रसिद्ध कहानी है जो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। वही शेर चूहे की कहानी है कि एक बार एक शेर जंगल में एक पेड़ नीचे सो रहा होता है। चूहा उसके ऊपर उछल कूद करता रहता है। उछल कूद करने से शेर परेशान हो जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है। तो वह उस चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है। तो वह चूहा उस शेर से प्रार्थना करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। तो शेर कहता है कि आप तो छोटे से जानवर हो, आप मेरे क्या काम आओगे। तो मुझसे कहता है कि समय का कुछ पता नहीं, छोटी चीजें बड़ी काम आ जाती है। एक दिन क्या होता है कि वह शेर एक जाल में फंस जाता है और वह बहुत कोशिश करता है निकलने की, तो वह जाल से नहीं निकल पाता है। तो वह जोर जोर से दहाड़ता है, चिल्लाता है। तो चूहा जो है वह उसकी आवाज को सुन लेता है और उसके जाल को काट देता है। इस प्रकार से कहानी हमारी कंप्लीट होती है। चलो देखते हैं। सिंह उसके कथा शेर और चूहे की कहानी है। परिश्रमेण जालं प्रकटन्त, चूहा परिश्रम से जाल को काट देता है। एक दास है जाले बद्ध, एक बार वह जाल में फंस जाता है। सिंह है जाला उत्तर गुफा मुस्कान प्रशंसा दत्वान, शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करता हुआ चला जाता है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में एक शेर रहता था। एक वन में एक शेर रहता था। सः संपूर्णं प्रयासं अकरोत् परं बन्धनात् न मुक्तः, वह पूरा प्रयास करता है लेकिन वह उस जाल से मुक्त नहीं होता है। तदा तस्य स्वरं श्रुत्वा एकः मूषिकः तत्र आगच्छत्, तब उसकी स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां आ जाता है। तो इसको हम क्रम से जमाते हैं। सबसे पहले मूषिकः परिश्रम जाल में कहकर ये चूहा परिश्रम जाल काटता है, ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा। एक से जाले बद्ध ये भी क्रम में नहीं आ रहा है। सिंह है जाला मुक्त, ये भी फर्स्ट नंबर के क्रम में हम इसको भी नहीं लिख सकते हैं। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, जैसा कि मैंने बताया कि एकता, एकः, एकस्मिन्, पुरा, प्राचीन, इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं वो सबसे पहले नंबर पे लिखे जाते हैं। तो एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में एक शेर रहता था। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारा वाक्य है उसका क्रम कौन सा आएगा? चौथे नंबर का क्रम आएगा। चौथे नंबर का क्रम क्या है? एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में एक शेर रहता था। दूसरे नंबर पे हम कौन सा क्रम लिखेंगे? एक दास है जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध जाता है। एक बार वह जाल में बंध जाता है।
सह संपूर्ण प्रयासम एकोर परम पदनाथ न मुक्तः। जब वह जाल में फंस जाता है तो वह बहुत प्रयास करता है लेकिन वह जाल से मुक्त नहीं होता है। ये तीसरे नंबर का क्रम है और तीसरे नंबर के क्रम के लिए हम कौन से क्रम को काम करेंगे? पांचवें नंबर के क्रम को। इसके बाद आता है वह बहुत प्रयास करता है परंतु उसके बंधन से मुक्त नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? तदा तस्य स्वरम शुद्ध्वा एक मुसके तत्र गच्छत्। उसके बाद वहां एक चूहा आता है। तो यह हमारे चौथे नंबर का क्रम आएगा। तो चौथे नंबर के क्रम के लिए हम लिखेंगे 6 नंबर का क्रम। चौथे नंबर के लिए हम कौन सा क्रम लिखेंगे? 6 नंबर का क्रम लिखेंगे। तदा तस्य स्वरम शुद्ध्वा एक मुसके तत्र गच्छत्। तब उसके स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां आ गया। इसके बाद पांचवें नंबर का जो हमारा क्रम रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नंबर वाला। कौन से नंबर वाला? फर्स्ट नंबर वाला। फर्स्ट नंबर का मूसका परिश्रमेण जालम एक्तस्य। चूहे ने परिश्रम से जाल को क्या कर दिया? काट दिया। चूहे ने जाल को काट दिया। ये हमारे पांचवें नंबर के क्रम में आएगा। और छठा और अंतिम क्रम जो आएगा वो आएगा 3 नंबर वाला। 3 नंबर का क्रम है सिंह है जाला मुक्त है भूतवा उसक्रम प्रशंसन दत्वान। शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करके चला गया। इस प्रकार से ये हमारी तीसरी जो कहानी थी शेर और चूहे की, ये समाप्त होती है। एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो क्रम आएगा वो हमारा आएगा 4 नंबर वाला। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। दूसरे नंबर का जो क्रम आएगा वो दूसरे नंबर का दूसरा क्रम है। एक दास है जाले बद्ध। एक बार वह जाल में बंध जाता है। तीसरे नंबर का जो क्रम है वह ये आएगा 5वें नंबर पे जो है सह संपूर्णम प्रयासम एकोर परम पदनाथ न मुक्तः। वह बहुत प्रयास करता है लेकिन वह जाल से मुक्त नहीं हो पाता है। चौथे नंबर का जो हमारा क्रम आएगा तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मुसके तत्र गच्छत्। वहां उस शेर के स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां आ जाता है। पांचवें नंबर पे जो क्रम आएगा उसका परिश्रमेण जालम एक्तस्य। चूहा परिश्रम से जाल को काट देता है। और लास्ट और अंतिम जो हमारा क्रम रहेगा वो है सिंह है जाला मुक्त भूत्वा मुस्कम प्रशंसन दत्वान। शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करता है और चला जाता है। इस प्रकार से आज हमारा जो नया टॉपिक जो था संस्कृत व्याकरण का रचनात्मक कार्य के अंदर कथा क्रम संयोजन यानी कि कहानियों को क्रम से जमाना है। इसके 3 कहानियां हमने पढ़ी ली हैं। शेष कहानी हम अगली क्लास जब होगी उसमें आपको बताएंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या या कुछ ऐसी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है। हम उसको तुरंत आपको हल करके बताएंगे। तो आप इसको पढ़ें और अच्छी तरह से समझें कि किस प्रकार से कहानियों को सरल करके उनको क्रम से जमाया जाता है। धन्यवाद।